तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। म तपाईहरुलाई आज यो एउटा इन्डियाको युट्युब च्यानलले नेपालको क्षेत्रफल, राजनीति र नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री पालेन्द्र शाहले दिएको बयानहरूको बारेमा केही भनेको छन्। हेरौं अनि आफ्नो विचार राख्नुहोला। मैं प्रशांत धवन। नाउ नेपाल एक ऐसा देश है जो बहुत सी चीजों के लिए भारत पे डिपेंड करता है। लिटरली आप अगर देखो तो भारत का जब बजट बनाया जाता है तब हम वहां पर 800 करोड़ रुपए नेपाल के लिए एलोकेट करते हैं और साथ ही साथ जब भी नेपाल को एक्स्ट्रा एड की आवश्यकता होती है तो 1000-2000 करोड़ रुपए कई बार भारत ने नेपाल को दिए हुए हैं। उसके अलावा नेपाल को वेरियस टाइप की हेल्प करने के बावजूद नेपाल ने जो रिसेंटली किया है, मुझे याद नहीं आ रहा रिसेंट मेमोरी में किसी भी और देश ने भारत के साथ ऐसा किया होगा। एक मीटिंग होनी थी भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह के बीच में। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर यह डिस्कस करना था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रास्ता है उसका डिस्प्यूट कैसे हम रिजोल्व करें, कैसे नेपाल, चाइना, इंडिया तीनों कंट्री सेटिस्फाइड रहे। बस बातचीत करनी थी इस टॉपिक को लेकर। मगर आप देखिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट मोमेंट पर रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मुझको भारत के फॉरेन सेक्रेटरी से नहीं मिलना। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में और हमें एज ए कंट्री सोचना होगा कि चाहे देखो अब हम लोग आज के समय खुद को सॉफ्ट स्टेट नहीं बुलाते। अब जैसे लोग कहते हैं कि भारत में माओइज्म वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि हम सॉफ्ट स्टेट थे, मगर अब सॉफ्ट स्टेट हम नहीं रहे। हम लोग इंटरनली ये बात मानते होंगे, मगर इंटरनेशनली जिस तरीके से नेपाल ने रिएक्ट किया है और उसके अलावा भारत के आसपास के कई देश जैसे रिएक्ट करते हैं कभी कभी, उससे हमको सोचना होगा कि जो हमारा साइज है, जो हमारी मिलिट्री पावर है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसके हिसाब से क्या हमको जेन्युइन रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि लिटरली भारत अपने आसपास के देशों को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, फंडिंग देता है, इनकी वेरियस तरीके से हेल्प करता है, बट फिर भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से ऑल टुगेदर ये मतलब मीटिंग कैंसिल कर देना कि मुझे मिलना ही नहीं है उनके साथ, दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और अभी तो देखिए भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, इनकी मीटिंग भी पोस्टपोन हो चुकी है और आप देखोगे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय, जहां पे आप देख पाओगे ये लिखा। मलाई लाग्छ बालेन्द्र शाहले मिटिङ क्यान्सल गर्नुको कारण किनकि सबैभन्दा तलको पोस्टको अझै विदेश मन्त्रीको पनि सेक्रेटरीसित भेटाउन खोजेको रहेछन्। त्यही भएर पनि होला इज्जत नगरेको जस्तो भएर हुआ है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। ना यहाँ पे आपको समझना होगा भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ये कौन है। भारत में विदेश मंत्रालय है, वहां पर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। वो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के मतलब ही इज अ मेन मिनिस्टर, ही इज अ मेन मैन। उनके अंडर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं। ये तो 2 मिनिस्टर्स हो गए। फिर हम ब्यूरोक्रेसी साइड में देखें तो वहां पे आते हैं विक्रम मिश्री साहब। ये IFS थे, भारत को काफी जगह रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनली। आज के समय फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में ये है एक सेक्रेटरी। ही इज अ वेरी पावरफुल ऑफिसर। आप देखोगे विक्रम मिश्री कई बार दुनिया भर में कई देशों के मिनिस्टर से मिले हैं, कई कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिले हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया है काफी बार वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे विक्रम मिश्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर हैं, PM मोदी हैं, जो बाइडेन के जमाने की ये फोटो है। एक आप कह लीजिए काफी बार ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, US में, रशिया में, वेरियस जगह। ऐसी बहुत सारी फोटोज मैं आपको दिखा सकता हूँ। इवन पुतिन के साथ भी डायरेक्टली मिल रहे हैं। अब मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बताया ये जा रहा है, इशू ये रेज कर दिया कि मैं विक्रम मिश्री से नहीं मिलूंगा, मैं इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से क्यों मिलूं। मुझसे अगर बात करनी है, मुझसे अगर मीटिंग करवानी है तो किसी इक्वल स्टैचर के आदमी को भेजो। अब इक्वल स्टैचर का आदमी कौन, मतलब आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, तो सीधा मोदी जी जाएंगे इस टॉपिक पर बात करने के लिए आपसे। क्योंकि अगेन आप इंटरनेशनली देखोगे ये कॉमन प्रैक्टिस है, देशों के फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर काफी बार कंट्रीज के प्रेसिडेंट PM से मिलते हैं। आपको याद होगा अजीत डोभाल गए थे मॉस्को में, व्लादिमीर पुतिन से मिलकर आए थे। डॉक्टर एस जयशंकर जा चुके हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। अब ये यहाँ पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर क्या पुतिन से भी बड़े हो गए हैं कि इनसे सीधा बातचीत करने के लिए इक्वल स्टैचर का कोई भेजो, सीधा प्राइम मिनिस्टर कोई भेजो। ये क्लियरली एक बात इंडिकेट कर रहा है कि नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बलेंद्र शाह, ये इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं और ये इनकी पॉलिटिक्स का मेन आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है। रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए जो ईरान और US के बीच में हुआ है उसकी वजह से ग्लोबली इकोनॉमीज में प्रॉब्लम आएगी, जो GDP ग्रोथ रेट है वो हर्ट होंगी। ओवरऑल जिस स्पीड से लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे थे उसमें भी
कमी आएगी, दुनिया भर की इकोनॉमी को उससे झटका लगेगा। ये झटका नेपाल में भी लगने वाला है। अब ये वीरेंद्र शाह रिसेंटली बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, इनको पता है कि जिस तरीके से आए हैं, ये बेसिकली एक रैप स्टार है वहां पर, ठीक है, रैप म्यूजिक वगैरह बनाते थे और लोगों में काफी पॉपुलर हो गए, काफी यंग एज में ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इनको अच्छे से पता है कि जो मेन कोर प्रॉब्लम्स है नेपाल की, ये दूर नहीं। उहाँलाई ऱ्यापबाट चिनिएको हो, तर ऱ्याप स्टार चाहिँ मलाई अलि यो चाहिँ सही हो जस्तो लागेन है। तपाईँको विचार के छ, राख्नु होला। पाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी आगे कुछ खास बढ़ नहीं रही, कोई खास इंडस्ट्री नहीं है वहां पर, ये सब प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। तो लोगों का ध्यान ये कैसे भटकाएंगे, कहीं ना कहीं ये इंडिया को ना, कि इंडिया देखो मेन प्रॉब्लम इंडिया की है, ठीक है, ये इंडिया ने जो एरिया कब्जा रखा है नेपाल का इन लोगों के हिसाब से, वो वापस लेने का ये प्रयास करेंगे हर जगह। कहीं ना कहीं इंडिया को बीच में लाएंगे। इसके दो रीजन है। पहली बात तो भारत को ज्यादा रिएक्ट कर, एउटा कुरा त यहाँनिर मैले देखेको कन्फर्म भयो, उसले भन्यो नि त इन्डियाले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्छन् भनेर। मतलब कि इन्डियाले नेपालको जमिन कब्जा गरेको छ, यो यही रिपोर्टरले पनि मान्दैछ। अनि एक त इन्डिया छिमेकी राष्ट्र भएको हुनाले हामीले हाम्रो देशको जमिन कब्जा गर्दा इन्डियाको विरोध गर्नुपर्छ। इन्डियासित परेको खण्डमा अब त्यस्तो त हुँदैन होला, लड्नु पनि पर्ने, तर यति धेरै दुश्मनी बनाउनु हुँदैन कि त्यसले हाम्रो देशलाई असर परोस्। किनकि हाम्रो देशको पुरै अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र इन्डियासित डिपेन्डेन्ट छ। र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पहिला भूमि सुधार गर्नुपर्छ, देशमै कल कारखाना उद्योग र नेपाली जनता र देशको जिडिपी नेपालले नै धान्ने बनाउन सक्नुपर्छ, आयात धेरै बाहिरबाट नगर्ने बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि हामीलाई इन्डियाले हेप्नु सक्दैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। नहीं है। हमारी तरफ से नेपाल को यह एश्योरिटी मिल चुकी है कि ये कुछ भी कर ले, बजट जब आएगा इंडिया का वहां पे 800, 1000, 900 करोड़ रुपए जो भी हैं हर साल के, ये इनको मिलते रहेंगे। उसके अलावा नेपाल की करेंसी को जो सपोर्ट करता है भारत, वो लगातार सपोर्ट करता रहेगा। आरबीआई का सपोर्ट मिलता रहेगा नेपाल को, वो हमने कभी नहीं छेड़ा, वो नेपाल को कंप्लीट सपोर्ट भारत का मिलता रहेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए भगवान ना करे नेपाल में कोई कुदरती आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तब भी भारत हेल्प करने को तैयार हो जाता है। तो उनको ये बताए कि ऐसी चीजें करके भी दे कैन गेट अवे विद इट। और हमें यहाँ पर यही सोचना होगा कि कैन वी अलाउ दिस, क्या हम अलाउ कर सकते हैं कि कोई हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से मिलना मना कर दे, एक ऐसा देश जिसको लिटरली हम लोग पैसा दे रहे हैं। और आप लोग एक बार को सोच कर देखिए, चाइना ने जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी, सुन्नुभयो नि, पैसा दिँदैछौँ त्यस्तो देशले हामीलाई यस्तो गर्नु भने, पैसा तपाईलाई छिमेकी अथवा कुनै पनि देशले सहयोगमै दिए पनि यदि पैसा लिइसकेपछि उसले हामीलाई हेप्छ नै, त्यो अहिले स्पष्ट यो भिडियोमा यिनीहरूको विचार देखिन्छ हाम्रो देशप्रति। तर नेपालमा यही जुन इन्डियाले उठाएको जमिन, इन्डियाले कब्जा गरेको जमिनहरू छ, यसकै मात्र मुद्दा बनाएर राजनीति गर्नु र पुरै नेपाली जनतालाई इन्डियाको विरोधमा बनाएर त्यस्तो खालको राजनीति गर्नु, यो चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो होइन। तरक्की करी है, तब से इनका एक नया वर्जन स्टार्ट हो गया है कि 3000 साल पहले या 2000 साल पहले ये धरती, या किसी भी देश की धरती को कह लेते हैं कि ये हमारे कंट्री को बिलोंग करती रही, चाइना के एम्पायर का पार्ट थी, तो ये हमारी होगी वगैरह। हमारा उल्टा केस है। हमारे केस में नेपाल में पॉलिटिक्स इस बात पे चल रही है कि कौन सा नेता इंडिया के कितने बड़े इलाके को नेपाल का पार्ट दिखाएगा। ये वीरेंद्र शाह जो पीएम आज के, यो मान्छेले भन्यो नि अहिले जुन खालको पोलिटिक्स नेपालमा चलिरहेको छ, यदि नेपालमा यो खालको पोलिटिक्स हो भने यसले देशलाई मलाई लाग्छ बर्बाद पार्छ। पोलिटिक्स यही हो, हामीले हाम्रो देशको जमिनको कब्जा गरेको मुद्दा उठाउनु पर्छ, लिनु पनि पर्छ, तर त्यसकै नाममा मात्रै पोलिटिक्स गर्नु यो उचित हुँदैन देशको लागि। में है नेपाल के, जब ये पीएम नहीं थे उस वक्त इनके ऑफिस में ना ग्रेटर नेपाल का ये मैप लगा होता था। इस ग्रेटर नेपाल के मैप में आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने
ये उत्तराखंड का बहुत सारा एरिया, इवन आगे की स्टेट्स का बहुत सारा एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, इवन सिक्किम, बहुत सारे इंडिया के एरिया को ग्रेटर नेपाल में दिखा रखा है। और अभी भी आप अगर देखें, मेन जो इशू रिसेंटली स्टार्ट हुआ है वो इसी मुद्दे पे हुआ है कि लीपू लेक पास का इस्तेमाल इंडिया के लोग चाइना में जाने के लिए नहीं कर सकते। ये जरा अगर मैं आपको समझाऊं, लीपू लेक पास जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पर। और नेपाल ऑफिशियली, इनकी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये सारा पार्ट जो है ये इन लोगों को बिलोंग करता है। और रिसेंटली नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो भी प्लान्स थे भारत, इंडिया, नेपाल के, ये सब कैंसिल कर दिए, ये बोलकर कि देखो लीपू लेक पास को लेकर अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया ने सिंपली इसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि वी आर रेडी टू टॉक विद नेपाल। नेपाल के साथ हमारे ब्रदरली रिलेशंस हैं। कई नेपाली नागरिकों ने भारतीय सेना में सर्व किया है, आज भी सर्व कर रहे हैं। अगेन, जैसे कहते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में कि रोटी बेटी का रिश्ता है, बहुत पुराने टाइज है, ऑलमोस्ट सेम कल्चर है, सेम खाना पीना खाते हैं। और कैलाश मानसरोवर यात्रा तो आप अगर देखें तो 1954 से होती आ रही है। अब अचानक से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जता देना, ये बोलना कि नहीं यहाँ पे तो लीपू लेक पास इन्वॉल्व है, डिस्प्यूटेड एरिया है, दिस क्लियरली शोज के अभी जो नए पीएम बने हैं नेपाल के, ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम एक नेपाल स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं भारत की असर्टिवनेस पे है। आप सोच कर देखिए, बांग्लादेश जो पानी को लेकर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन इंडिया, इंडिया और रशिया मिलकर यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करते हैं, हम वेरियस तरीके से बांग्लादेश की हेल्प करते हैं। तब भी मोहम्मद यूनुस के टाइम में क्या क्या बांग्लादेश से सुनने को मिला हमको, यहाँ तक कि हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके बारे में क्या क्या बोला जा रहा था। अभी भी आप अगर देख लीजिए, इलीगल इमिग्रेशन को लेकर कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रही फ्रॉम बांग्लादेश। नेपाल के आई मीन दे आर क्लेमिंग आवर लैंड, कितनी अजीब बात है। चाइना का बिल्कुल रिवर्स केस होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई देश चाइना का लैंड क्लेम करे। तर यो कुरा गलत हो। यो मान्छेले जुन भन्यो नि हाम्रो जमिनलाई चाहिँ नेपालले क्लेम गर्दैछ भनेर, दे आर क्लेमिङ आवर ल्यान्ड भन्दै, यो चाहिँ गलत हो। त्यो नेपालकै धरती हो। जुन सन्धि पहिला भएको थियो त्यसको बारेमा एकदम नेपालका नेताहरूले राजनीति पैसाको लागि गरे अनि त्यसको मुद्दा उठाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि आज इन्डियाले यो भन्ने मौका पाएको छ, नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादी नेता भएनन् मैले देख्दाखेरि। और अगेन, इसका सोल्यूशन ये नहीं होगा कि हम मिलिटरली कुछ बड़ा करें, कुछ अग्रेशन वगैरह करें, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे जैसे भारत को दिखाया जाता है कि हमारे बड़े से बड़े शहरों में भी कचरा पड़ा हुआ है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ केओस है, अभी भी साफ दिखता है कि इंडिया और ईस्टर्न एशिया में जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसे सॉल्व करना होगा। वी नीड टू अपीयर एज अ स्ट्रॉन्गर कंट्री, या यूनाइटेड कंट्री, एक ऐसा देश जिसकी जमीन को आप अगर क्लेम करते हैं तो उसके रेपरकशंस होंगे। सो वी नीड टू क्रिएट एन इमेज लाइक दैट। सॉफ्ट स्टेट एक बार को हम खुद को ना बोले अच्छी बात है, बट बाहर की दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, दे क्लियरली सी अस एज ए सॉफ्ट स्टेट। इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, प्लीज शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के ल भिडियो सक्यो। तपाईहरु आफ्नो विचार राख्नु होला यो भिडियोले भनेको कुराहरुमा, र जुन प्रकारले यो भिडियो बनेको छ तपाईहरुलाई यसमा भनेका कुराहरु कति के ठीक लाग्यो लागेन, आफ्नो विचार राखेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर शेयर पनि गर्नु होला। यहाँसम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद।